आरएस एल्गोरिदम जो है वो डेवलप किया था रॉन रेविस्ट ने, आदि शेमिर और लेन एडलमैन, इन तीनों ने मिलकर आरएस एल्गोरिदम को डेवलप किया था एमआईटी में इन 1977। ये एक ब्लॉक साइफर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अभी क्रिप्टो सिस्टम के अंदर। ये बेस्ड है एक्सपोनेंशिएशन पे इन अ फाइनाइट फील्ड, यानी नंबर ऑफ इंटीजर्स जो है वो लिमिट हो जाएंगे, इंटीजर्स पे ही काम करता है। मॉड्यूलर दी प्राइम नंबर यूजिंग लार्ज इंटीजर्स, यहाँ पे लार्ज इंटीजर्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1024 बिट से ज़्यादा का यूज किया जाता है। आरएसए जो है वो डेफी हेलमैन की एक्सचेंज जो है उसके साथ सिमिलैरिटीज रखता है। डेफी हेलमैन की एक्सचेंज जो है वो एक सिक्योर मेथड है जिससे हम की सीक्रेट की को एक्सचेंज कर सकता है। आरएसए जो है वो बेस्ट नोन है और वाइडली यूज्ड पब्लिक की स्कीम है जो सिक्रेसी और डिजिटल सिग्नेचर्स दोनों प्रोवाइड करती है। की जनरेशन कैसे होता है आरएसए के अंदर? तो हर एक यूजर जो है वो पब्लिक और प्राइवेट की पेयर बना सकता है। उसके अंदर वो क्या करता है, दो लार्ज डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स को एट अ रैंडम चूज करता है। लेट्स से पी एंड क्यू आर द प्राइम नंबर्स दैट आर चोजन बाय द यूजर। ओके, देन क्या होता है उसके बाद सिस्टम जो है वो कंप्यूट करेगा मॉड्यूलस एन। एन कैसे कैलकुलेट होगा? एन इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, दोनों प्राइम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यूरिल्स-टोशन फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यूरिल्स-टोशन फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए दूसरी फॉर्मूला भी है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी हुई है, 5th चैप्टर के वीडियोस में देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो यूरिल्स-टोशन फंक्शन यूज किया गया है उसकी फॉर्मूला है phi of n is equals to p minus 1 and multiplied by q minus 1। ठीक है, ये इजी फॉर्मूला है, इसको आप यूज कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, एक रैंडम एन्क्रिप्शन की ई यूज करेंगे। एक रैंडम एन्क्रिप्शन की ई यूज करेंगे। ई की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो 1 से बड़ी हो और phi of n से छोटी हो। और हमेशा याद रखना कि जीसीडी ऑफ ई कॉमा phi of n शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, यानी वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। ठीक है, फिर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सी इक्वेशन? e इंटू डी। डी एक रैंडम नंबर होगा दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। ई भी एक रैंडम नंबर चूज किया था, लेकिन डी भी एक रैंडम नंबर होगा जो हमें डिक्रिप्शन की के टाइम यूज करना है। ठीक है, तो e इंटू डी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड phi ऑफ n, जिससे हम डिक्रिप्शन की डी यूज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर फाइंड कैसे करेंगे उसको? डिक्रिप्शन की फाइंड करने के लिए हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। ये सब एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल थियोरेटिकली समझ लो। फिर हम क्या करेंगे, पब्लिक की को पब्लिश करेंगे। पब्लिक की क्या होगी? पी यू इज इक्वल्स टू ई कॉमा एन, और प्राइवेट की क्या होगी? डी कॉमा एन। पी और क्यू को सीक्रेट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्रूशियल भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे होता है इसके अंदर? सबसे पहले एन्क्रिप्ट करना है अगर मैसेज M को, तो सेंडर क्या करेगा, पब्लिक की लेगा रेसिपिएंट की पी यू इक्वल्स टू ई कॉमा एन, और कंप्यूट करेगा C इज इक्वल्स टू एम रेस टू ई मॉड एन, जहाँ पे M की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी और लेस देन n होगी। ठीक है, और डिक्रिप्शन के लिए ओनर जो है यानी रेसिपिएंट जो है वो प्राइवेट की का यूज करेगा डी कॉमा एल, और कंप्यूट करेगा m इज इक्वल्स टू सी रेस टू डी मॉड n। ये दोनों फॉर्मूलाज जो है c इज इक्वल्स टू m रेस टू e मॉड n और m इज इक्वल्स टू c रेस टू d मॉड n, वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए हम यूज करते हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि m की साइज हमेशा स्मॉलर देन मॉड्यूलस n होनी चाहिए, यानी n से कम होनी चाहिए। और जो सिक्योरिटी होती है आरएसए की, वो रिलाई करती है कि कितना डिफिकल्ट है किसी भी लार्ज प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को फैक्टराइज करना। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आरएसए
के अंदर की जनरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो प्राइम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। पी का वैल्यू हमने ले लिया 17, लार्ज प्राइम नंबर्स लेना है इसीलिए हमने बड़े बड़े नंबर्स ले लिए, 17 और 11 ले लिए, दोनों प्राइम नंबर्स है। फिर हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस एन कैलकुलेट करेंगे। तो एन कैसे फाइंड करते हैं, एन इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 17 इंटू 11 दैट इज 187। अब क्या फाइंड करेंगे, फाई ऑफ एन। फाई ऑफ एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, यानी 17 माइनस वन इज 16, 11 माइनस वन इज 10, तो हमें फाई ऑफ एन क्या मिला 160, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है कोई इंक्रिप्शन पैरामीटर। अब ये भी रैंडमली हम सिलेक्ट करेंगे। हमें क्या करना है, ई का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि उसका वो एक रिलेटिवली प्राइम फैक्टर हो, यानी जीसीडी ऑफ ई कॉमा 160 शुड बी 1। तो लेट्स चूज 7। 7 से क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे जीसीडी ऑफ 7,160 इज 1, और 7 जो है वो प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो हमने 7 चूज कर लिया। फिर हमें क्या करना है, डिक्रिप्शन पैरामीटर आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, d इंटू ई या e इंटू डी जो है वो क्या होना चाहिए, 1 मॉड 160 होना चाहिए, यानी d की वैल्यू 160 से कम होनी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे d की वैल्यू क्या ले रहे हैं 23। वाई, बिकॉज 23 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 161, यानी 1 एज अ रिमाइंडर हमें मिलेगा, 10 इंटू 16 प्लस 1 एज अ रिमाइंडर हमें मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, d का वैल्यू 23 लिया है। तो अब पब्लिक की क्या होगी 7,187। वाई 7, बिकॉज e's वैल्यू इज 7, पब्लिक की इज e कॉमा n, यानी क्या होगा 7,187। और प्राइवेट की का वैल्यू क्या होगा 23,187। वाई 23, बिकॉज इट इज d कॉमा n, राइट। प्राइवेट की फॉर्मूला क्या है, d कॉमा n, d क्या है हमारा 23, तो 23 कॉमा n इज 187। गॉट इट। वैसे ही हम RSA पे प्राइवेट पब्लिक ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज दिया हुआ है हमने, फॉर एग्जाम्पल है मैसेज 88, ठीक है। अब 88 जो है वो 187 से कम है, इफ दिस एग्जाम्पल कंटिन्यूस, ठीक है। तो 187 से कम है, तो इंक्रिप्शन के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, c इज इक्वल्स टू m रेज टू e mod n, c इज इक्वल्स टू m रेज टू e mod n। यही एन्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है 88 रेज टू 7 मॉड 187। अब ये 7 को मैं टुकड़ों में बांट सकती हूँ, यानी 3 + 3 + 1 कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि 3 + 3 + 1 करूँ, मैं 1 + 2 + 4 भी कर सकती हूँ। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी कि आप उसको कैसे डिवाइड करते हो, ठीक है। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे उसको डिवाइड कर सकते हो। ये कैसे सॉल्व करना है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस 5th चैप्टर के वीडियोस में दिखा दिया है, तो यहाँ पे मैं वापस से नहीं पढ़ा रही, ओके। If you haven't seen the 5th chapter, plus watch the 5th chapter first and then do this, okay। So यहाँ पे हम क्या करेंगे 88 रेज टू 3 मॉड 187, 88 रेज टू 3 मॉड 187 और 88 मॉड 187 मॉड 187, ठीक है। तो 88 रेज टू 3 मॉड 187 होगा 44, वैसे यहाँ पे भी सेम 44, और 88 मॉड 187 इज 88, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी, मॉड 187 करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 11। और जब हम डिक्रिप्शन करते हैं तो डिक्रिप्शन के लिए फॉर्मूला क्या होती है, c रेज टू d मॉड n, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे c रेज टू d का वैल्यू 23 था हमारे यहाँ पे प्रीवियसली हमने निकाला, d इज इक्वल्स टू 23। सो यहाँ पे क्या होगा 11 रेज टू 23 मॉड 187 दैट इज इक्विवेलेंट टू 88। तो हमें मैसेज का साइज ओरिजिनल मैसेज के साइज से मैच होता मिल गया, राइट। वैसे ही अगर मैसेज जो है वो कोई टेक्स्ट के फॉर्म में हो तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम 3-3 के ग्रुप में उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और बेस 26 लेंगे, यानी a t है तो a का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है 0 मल्टीप्लाइड बाई 26 रेज टू 2। फिर t यहाँ पे हमने 26 रेज टू 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 ऐसे बढ़ाते जाना है, ठीक है। सो 0 इंटू 26 रेज टू 2 प्लस t का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है 19, तो 19 इंटू 26 रेज टू 1 प्लस t का वैल्यू होता है 19,
इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 513। वैसे ही सभी का कैलकुलेट करना है। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एक इशू आएगा इसके अंदर कि पैरामीटर्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू ऑफ n क्या होगी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n जो है वो 17575 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। 175 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम p का वैल्यू ले सकते हैं 137 और q का वैल्यू ले सकते हैं 131, दोनों ही प्राइम नंबर्स है और उसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 17575 से बड़ा नंबर यानी 17947 मिलता है। ओके, नाउ फिर हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू कंप्यूट करेंगे। पाई का वैल्यू इज 137 माइनस 1 यानी p माइनस 1, 137 माइनस 1 इज 136 और 131 माइनस 1 इज 130, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 17680। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एक ऐसा e का वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे हमें GCD 1 मिले। GCD ऑफ e, 17608 सॉरी 680 शुड बी 1। फिर हम e का वैल्यू यहाँ पे चूज करेंगे 3, क्योंकि अगर हम e का वैल्यू 3 लेते तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। फिर हम d का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। d का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हमने ऑलरेडी देखा है कि d इंटू e शुड बी इक्विवेलेंट टू 1 mod 17680, यानी का d, इसका मतलब हुआ कि d का वैल्यू जो है वो 17680 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम d का वैल्यू 11787 लेंगे, क्योंकि 11787 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 35361, जो इक्विवेलेंट है 11787 इंटू 2 प्लस 1 से। ठीक है, सो यहाँ पे पब्लिक की क्या होगी हमारी e, n दैट इज 3,17680 और d, n दैट इज 7,17680। ओके, फिर सिक्योरिटी की बात करें अगर RSA एल्गोरिथम के अंदर, तो उसके अंदर 4 सिक्योरिटी अटैक्स है जो हो सकते हैं RSA एल्गोरिथम के अंदर। तो पहला है ब्रूट फोर्स अटैक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारे पॉसिबल प्राइवेट कीज को चेक करते हैं। अगर इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, लार्जर की साइज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना लार्जर नंबर होगा उतना बेहतर डिफेंसिंग टेक्निक बन सकता है। जितनी बड़ी की उतना बेहतर एल्गोरिथम बन सकता है, राइट। और कंसिडर क्या करना चाहिए यहाँ पे कि अगर हम की साइज बढ़ा देते हैं तो वो सिक्योरिटी तो बढ़ा देता है लेकिन सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर चोजन साइफर टेक्स्ट अटैक। चोजन साइफर टेक्स्ट अटैक के अंदर क्या होता है, अप्रोच ये होता है कि वो RSA एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लॉइट कर दे। और काउंटर मेजर क्या हो सकता है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग पैडिंग। कैसी पैडिंग यूज कर सकते हैं, जैसे ऑप्टिमल एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन पैडिंग का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर फैक्टरिंग प्रॉब्लम होता है जो मैथमेटिकल अटैक होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम फैक्टर करते हैं n को प्राइम फैक्टर्स के अंदर तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। तो कैलकुलेट d का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। तो d इज इक्वल्स टू e⁻1 mod phi of n। ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये है कि हम डायरेक्टली फाई ऑफ एन की वैल्यू फाइंड कर दे, पी और क्यू का वहां पे कोई काम ना रखे। जो हमने 5th चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज की थी फाई ऑफ एन की, वो सेम फॉर्मूला, राइट। और यहाँ और तीसरा अप्रोच है कि डिटरमाइन डी डायरेक्टली विदाउट डिटरमाइनिंग फाई ऑफ एन। अब फाई ऑफ एन की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा डी को डिटरमाइन कर ले। ये 3 अप्रोच है जो हम यूज कर सकते हैं। कंसीडर क्या करना चाहिए यहाँ पे कि जब हम लार्ज नंबर्स को फैक्टर करते हैं, तब वो एक कंप्यूटेशनली इंटेंसिव बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ जाते हैं। तो इसी वजह से RSA जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, फिर टाइमिंग अटैक की बात करें तो टाइमिंग अटैक का अप्रोच क्या होता है कि वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को एक्सप्लॉइट करता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे काउंटर मेजर्स भी है, जैसे जो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रैंडम डिलेज लगा सकते हैं, जिससे 2 to 10% परफॉर्मेंस पेनल्टी हो सकती है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन, पॉल कोचर करके एक इंसान था जिसने क्या किया था, प्राइवेट की को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मेजरिंग द टाइम इट टेक्स टू डिसाइफर द मैसेज को डिक्रिप्ट करने में जो टाइम लगता है उससे हम कैसे प्राइवेट की को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट किया था पॉल कोचर ने। ठीक है, फिर एप्लीकेबिलिटी
तो RSA जो है वो कोई स्पेसिफिक RSA स्पेसिफिक एप्लीकेशंस कोई नहीं है इसकी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूसरे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं टाइमिंग अटैक्स का। कंसर्न क्या है, तो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड अटैक भी हो सकता है। काउंटर मेजर्स की बात करें तो कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल टाइम से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी अगर यूनिफॉर्म टाइम का यूज़ किया जाए तो हम टाइमिंग अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देगा। रैंडम डिले के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, टाइमिंग अटैक को कंफ्यूज करने के लिए एक रैंडम डिले ऐड कर देते हैं। और तीसरा है ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग के अंदर क्या करते हैं हम, रैंडम नंबर से साइफर टेक्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं बिफोर एक्सपोनेंजाइजेशन। एक्सपोनेंजाइजेशन करने से पहले ही हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हम वो बिट बाय बिट एनालिसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था RSA एल्गोरिदम के बारे में पूरा वीडियो।